हेलो फ्रेंड्स, आज से पढ़ते हैं नया बायोमॉलिक्यूल्स न्यूक्लिक एसिड। इससे पहले देखे थे प्रोटीन। अब बायोमॉलिक्यूल्स इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट एक बायोमॉलिक्यूल है जिसका नाम है न्यूक्लिक एसिड। तो आज से स्टार्ट करते हैं न्यूक्लिक एसिड। सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड की क्या डेफिनेशन है वो देखते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड का मतलब न्यूक्लिक एसिड्स आर बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट पॉलीमर। ये जो न्यूक्लिक एसिड है एक बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट पॉलीमर जैसा स्ट्रक्चर है। बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट क्योंकि उसका बायोलॉजिकल फंक्शन है, बायोलॉजिकल रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन बायोलॉजिकल। इसलिए क्या कहा डेफिनेशन में, न्यूक्लिक एसिड्स आर बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट पॉलीमर। पॉलीमर जैसे स्ट्रक्चर है, इसका मतलब उसका कोई मोनोमर होगा और वो मोनोमर से बहुत बड़ा स्ट्रक्चर जो बनेगा वो होगा पॉलीमर का। तो ये न्यूक्लिक एसिड बायोलॉजिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉलीमर जैसे स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ सेल। मतलब न्यूक्लिक एसिड कहने के पीछे रीजन क्या है, न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियस ऑफ सेल में पाए जाने वाले, जो न्यूक्लियस ऑफ सेल में मिलते हैं और जिनका नेचर एसिडिक है, इस तरह के सब्सटेंस मतलब न्यूक्लिक एसिड। मतलब ये जो नाम है न्यूक्लिक एसिड, ये क्यों मिला उन्हें, बिकॉज वो न्यूक्लियस ऑफ सेल में मिलते हैं, सेल के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं और उनका जो नेचर है वो एसिडिक है, इसलिए उन्हें न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। और सबसे बड़ा काम क्या है, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जिसे हेरिडिटरी कैरेक्टर कहते हैं, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। मतलब इनका सबसे बड़ा काम क्या है न्यूक्लिक एसिड का, तो न्यूक्लिक एसिड का काम है एक जनरेशन से, एक ऑफस्प्रिंग से दूसरे जनरेशन तक, दूसरे ऑफस्प्रिंग तक जो आनुवांशिकता होती है, हेरिडिटरी कैरेक्टर होते हैं, उसको ट्रांसमिट करना। आपको पता है कुछ हमारे बॉडी स्ट्रक्चर जो है हमारे पेरेंट जैसे होते हैं। कई लोगों की जो आईज होती है उनके पेरेंट जैसी होती है, कई लोगों के हेयर्स जो होते हैं वो उनके पेरेंट जैसे होते हैं। तो हमारे पेरेंट से हमको कई तरह के अनुवांशिक जो गुणधर्म है, अनुवांशिक जो कैरेक्टर है, जिसे हेरिडिटरी कैरेक्टर कहते हैं, वो मिलते हैं। तो हमारे पेरेंट्स से हमारे बॉडी में ये जो अनुवांशिक गुणधर्म है, अनुवांशिक कैरेक्टर जो है, ये क्यों और कैसे आते हैं। तो हमारे पेरेंट से हमारे बॉडी में आने वाली जो सेल्स है, उस सेल में रहने वाले जो न्यूक्लिक एसिड है, वो न्यूक्लिक एसिड उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो क्या करते हैं, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक हेरिडिटरी कैरेक्टर को ट्रांसफर करते हैं। वो किस तरह से करते हैं वो तो आगे हम पढ़ेंगे, मगर एक बात याद रखना है, हमारे पेरेंट्स से हम तक आने वाली इंफॉर्मेशन इन न्यूक्लिक एसिड में स्टोर होती है और ये न्यूक्लिक एसिड फिर हमारे बॉडी में आने के बाद ये इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे बॉडी स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी डिसाइड करने में काम आती है। इसलिए एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जो आनुवांशिक गुणधर्म होते हैं, हेरिडिटरी कैरेक्टर होते हैं, वो ट्रांसफर होते हैं। आप में से भी कई लोगों को, बहुत सारे जानने वाले लोग कहते होंगे क्या आप आपके पिताजी जैसे या आपके माताजी जैसे दिखते हो। तो ये क्यों है, तो क्योंकि ये हेरिडिटरी कैरेक्टर हमारे पेरेंट्स से, हमारे माताजी से, पिताजी से हमारे शरीर में आते हैं। तो इनके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, इनके लिए रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लिक एसिड। मतलब इतना बड़ा फंक्शन है न्यूक्लिक एसिड का, तो उसे हमने डेफिनेशन में डाला, तब जाकर जो कंप्लीट डेफिनेशन बनी हो न्यूक्लिक एसिड की क्या है। तो न्यूक्लिक एसिड आर बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट पॉलीमर। ये बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है, उनको बायोलॉजिकल रोल है। और पॉलीमर जैसे बड़े स्ट्रक्चर है, फिर पॉलीमर जैसे स्ट्रक्चर होंगे तो मोनोमर भी होगा। कौन रहता होगा मोनोमर, वो आगे स्ट्रक्चर जब देखेंगे, जब स्टडी करेंगे। प्रेजेंट इन कहाँ पाए जाते हैं, न्यूक्लियस ऑफ सेल, सेल के न्यूक्लियस में होते हैं। और सबसे बड़ा काम क्या है, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए जिम्मेदार है, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन,
मतलब ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, अनुवांशिक गुणधर्म होते हैं, हेरिडिटरी कैरेक्टर होते हैं, ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुंचाने का काम न्यूक्लिक एसिड करते हैं। ये जो न्यूक्लिक एसिड है, इनके इन शॉर्ट फंक्शन हमने लिखे, ये होगी डेफिनेशन के बाद इन शॉर्ट फंक्शन। सबसे बड़ा काम ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर, न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक कैरेक्टर ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, और साथ ही में प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। तो ये दो फंक्शन है। इसमें का जो ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर है ये डीएनए करता है, और प्रोटीन सिंथेसिस काम आरएनए करता है, क्योंकि दो तरह के न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में। मतलब न्यूक्लिक एसिड के कितने प्रकार है? दो। मतलब दे आर ऑफ टू टाइप्स। कौन से न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं? सबसे पहले डीएनए, यहां पर डी जो है रिप्रेजेंट करता है डीऑक्सी राइबो, देन एन रिप्रेजेंट करता है न्यूक्लिक, और ए रिप्रेजेंट करता है एसिड। मतलब डी फॉर डीऑक्सी राइबो, एन फॉर न्यूक्लिक, और ए फॉर एसिड। तो डीएनए का कंप्लीट लॉन्ग फॉर्म होगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। नाम इस तरह से क्यों मिला डीऑक्सी? तो ये स्ट्रक्चर में आपको पता चलेगा। हम डिटेल में डीएनए का और आरएनए का स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। तो डीएनए का लॉन्ग फॉर्म याद रखें, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो भी क्यों? तो उसका भी रीजन समझ में है। फिर बाद में आरएनए, ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डीएनए जेनेटिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये आरएनए जो है ये है राइबो न्यूक्लिक एसिड। आर फॉर राइबो, एन फॉर न्यूक्लिक, और ए फॉर एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड के कितने प्रकार है? दो। एक डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और दूसरा आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। दोनों का काम जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना, प्रोटीन सिंथेसिस करना बॉडी में। तो एक तरह से प्रोटीन जो होता है वही हमारे बॉडी की जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। तो आइए और भी इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो है, चीजें जो है वो समझ लेते हैं। मतलब इन डीएनए आरएनए के स्ट्रक्चर के फीचर्स, डीएनए के आरएनए के फीचर्स। तो सबसे पहला फीचर जो है, न्यूक्लिक एसिड आर लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो हमने सबसे पहले कि जो न्यूक्लिक एसिड है ये पॉलीमर जैसे स्ट्रक्चर है। अब पॉलीमर जैसे स्ट्रक्चर हो गए तो लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसलिए क्या है, न्यूक्लिक एसिड आर लॉन्ग चेन पॉलीमर। मतलब कैसा स्ट्रक्चर है? बहुत बड़ा चेन जैसा, और जैसा पॉलीमर का स्ट्रक्चर होता है बड़ा, उस तरह का स्ट्रक्चर। मगर आप पॉलीमर है तो मोनोमर भी कोई होगा। फिर किसका इनके मोनोमर कौन है? किस मोनोमर से ये पॉलीमर का न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर बनता है? तो जो मोनोमर है वो है न्यूक्लियोटाइड। कौन है मोनोमर? न्यूक्लियोटाइड। मतलब ये जो न्यूक्लिक एसिड है किसके पॉलीमर है? वो न्यूक्लियोटाइड नाम के मोनोमर के पॉलीमर। न्यूक्लियोटाइड होगा मोनोमर, न्यूक्लियोटाइड। दो कंसेप्ट है, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। दोनों में का डिफरेंस बताता हूं। उससे पहले एक बात याद रखिए कि न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर है। मतलब न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर क्या है? न्यूक्लियोटाइड। तो फिर आप सीधी सी बात है, कई न्यूक्लियोटाइड होंगे तो फिर क्या बन जाएगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इसलिए न्यूक्लियोटाइड से पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेगा, क्योंकि पॉलीमर बोला गया है तो पॉलीमर में कई सारे न्यूक्लियोटाइड होंगे। तो फिर आप पॉलीमर के लैंग्वेज में उसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहना पड़ेगा। इसलिए न्यूक्लिक एसिड को पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। सो दे आर आल्सो कॉल्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड। मतलब न्यूक्लिक एसिड को और भी एक नाम है, दे आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्यों न्यूक्लिक एसिड को पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं? बिकॉज न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर है, इसलिए वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। अब न्यूक्लियोटाइड क्या है? तो न्यूक्लियोटाइड का मीनिंग शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप,
तीन चीजों से मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनता है। कौन सी तीन चीजें? देखिए, दो टर्म आपको समझना है। एक है न्यूक्लियोटाइड और उससे पहले आती है न्यूक्लियोसाइड। सबसे पहले न्यूक्लियोसाइड, और ये समझ गया तो फिर समझेगा न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोसाइड मतलब न्यूक्लिक एसिड का ऐसा पार्ट जिसमें शुगर और साथ ही में नाइट्रोजिनस बेस होता है। नाइट्रोजिनस बेस, तो ये क्या है? ये कंपोजिशन है न्यूक्लिक एसिड का। कंपोजिशन, न्यूक्लिक एसिड में तीन चीजें पाई जाती है। हम डिटेल में केमिकल कंपोजिशन और स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए आरएनए ये पॉइंट देखने वाले हैं, मगर उससे पहले एक बात याद रखिए, न्यूक्लिक एसिड में केमिकल कंपोजिशन में कितने पार्ट होते हैं? तीन। एक पार्ट होता है शुगर। शुगर कौन सी शुगर होती है? पेंटोज शुगर। पेंटोज, पेंटोज मतलब कितने कार्बन वाली? 5 कार्बन वाली शुगर। ये पेंटोज आपको पता है मोनोसैकेराइड, मतलब पेंटोज शुगर क्या है? मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड 5 कार्बन वाली ये जो शुगर है उसे पेंटोज शुगर कहते हैं। स्ट्रक्चर देखने वाले। तो हर न्यूक्लिक एसिड में तीन चीजें होती है। एक होता है शुगर मॉलिक्यूल। शुगर मॉलिक्यूल में कौन सी शुगर होती है? खास कर पेंटोज शुगर, मतलब मोनोसैकेराइड। और एग्जाम्पल कौन सा पेंटोज शुगर? तो खास कर राइबोज शुगर। ये जो राइबोज शुगर है ये मोनोसैकेराइड है, 5 कार्बन वाली पेंटोज शुगर है, और यही राइबोज शुगर न्यूक्लिक एसिड में पाई जाती है। तो न्यूक्लिक एसिड का एक पार्ट है शुगर, शुगर मॉलिक्यूल, और साथ ही में हर न्यूक्लिक एसिड में होते हैं नाइट्रोजिनस बेस। मतलब कौन से सब्सटेंस? नाइट्रोजन रहने वाले बेसिक सब्सटेंस जिसे नाइट्रोजिनस बेस कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं, प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स। कितने तरह के होते हैं? दो। कितने नाइट्रोजिनस बेस होते हैं? दो। प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स। कौन से एग्जाम्पल होते हैं? स्ट्रक्चर क्या होते हैं? सब डिटेल देखिए, मगर उससे पहले हमको दो टर्म समझना है। न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं और न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं? एक्चुअली न्यूक्लिक एसिड ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, मगर न्यूक्लियोटाइड ये वर्ड न्यूक्लियोसाइड के बाद समझेगा। तो न्यूक्लियोसाइड मतलब दो ही कंपोजिशन, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस। मतलब न्यूक्लियोसाइड की डेफिनेशन क्या होगी? दी कंपोजिशन कंटेन, जिस कंपोजिशन में क्या होते? कंटेन शुगर मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल? शुगर मॉलिक्यूल एंड नाइट्रोजिनस बेस। मतलब एक न्यूक्लियोसाइड अगर बनाना है तो न्यूक्लियोसाइड बनाने के लिए कितने चीजें लगेंगी? दो। एक शुगर मॉलिक्यूल, तो आपको बोला कौन सी शुगर? पेंटोज शुगर, मोनोसैकेराइड शुगर। खास कर एग्जाम्पल कौन सा? राइबोज शुगर। और शुगर में क्या मिलेगा? नाइट्रोजिनस बेस। कितने तरह के नाइट्रोजिनस बेस होते हैं न्यूक्लिक एसिड में? दो, प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स। तो ये दो चीजें अगर मिला दी, कौन सी दो चीजें? शुगर और नाइट्रोजिनस बेस, तो वो हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड। इसलिए न्यूक्लियोसाइड की डेफिनेशन, द कंपोजिशन कंटेन कितनी चीजें? दो ही सिर्फ, शुगर मॉलिक्यूल एंड नाइट्रोजिनस बेस। शुगर और नाइट्रोजिनस बेस से बनने वाला न्यूक्लियोसाइड। अब देखिए
इन दो चीजों में एक चीज और ऐड करते हैं, शुगर, मतलब वही पेंटो शुगर, राइबो शुगर, उसमें एक चीज हो गई, एक मॉलिक्यूल होगा शुगर का, सेकंड हो जाएगा फिर से नाइट्रोजनस बेस, मतलब वही प्यूरिन और पायरिमिडिन। अब इसमें तीसरी चीज ऐड कर रहे हैं, फॉस्फेट ग्रुप। कौन सा ग्रुप? फॉस्फेट ग्रुप, जिसे कहते हैं PO4 ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप मतलब PO4। तब इसमें कितनी चीजें आएंगी? 3, शुगर, नाइट्रोजनस बेस, फॉस्फेट ग्रुप। अब ये तीनों को जब मिलाएंगे तो अब जो बनेगा कंपोजिशन उसे कहेंगे न्यूक्लियोटाइड। मतलब न्यूक्लियोसाइड में दो ही चीज, शुगर और नाइट्रोजनस बेस, मगर न्यूक्लियोटाइड में कितनी चीज है? शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप। इसलिए न्यूक्लियोटाइड की डेफिनेशन क्या होगी? द कंपोजिशन कंटेन sugar molecule, nitrogenous base and अब तीसरी नई चीज फॉस्फेट ग्रुप। मतलब बहुत आसान है, शुगर और नाइट्रोजनस बेस दो ही चीजें, तो न्यूक्लियोसाइड, शुगर, नाइट्रोजनस बेस, तीसरी चीज आती फॉस्फेट ग्रुप। अब तीनों को मिला दे तो न्यूक्लियोटाइड, और यही न्यूक्लियोटाइड से क्या बनेगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसा बनता है? ये हो गए दो कंसेप्ट, न्यूक्लियोसाइड क्या है और न्यूक्लियोटाइड क्या है। मगर इसके बाद पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन कैसा होता है वो देखिए। मतलब टॉपिक पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन। सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड बनाए। न्यूक्लियोटाइड में कितनी चीजें हैं? अभी देखिए, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप, ये होगा न्यूक्लियोटाइड। अब इसको कैसे लिखेंगे? ये होगा शुगर मॉलिक्यूल। इस शुगर मॉलिक्यूल को अटैच होता है नाइट्रोजनस बेस। मतलब शुगर को कौन अटैच होता है? नाइट्रोजनस बेस। तो नाइट्रोजनस बेस अटैच होगा शुगर, ये शुगर अटैच होगी फॉस्फेट ग्रुप को। अब किस तरह से? तो ये PO4, मतलब फॉस्फोरस सेंटर में होगा और उसको इस तरह से 4 ऑक्सीजन लिंक होंगे। देखिए कौन सा ग्रुप बन गया? P, 1 2 3 4, 4 ऑक्सीजन, मतलब कौन सा ग्रुप? PO4। अब ये लिंकेज होती है, ये आगे जाएंगे लिंकेज। आए समझ में? मतलब ये होगा नाइट्रोजनस बेस, ये होगा शुगर, और एक PO4 से फिर ऐसी लिंकेज बनेगी। मगर लिंकेज बनने से पहले अभी ये क्या है? अभी ये नाइट्रोजनस बेस, शुगर और PO4 का कंपोजिशन। तो ये कंपोजिशन होगा अभी फिलहाल न्यूक्लियोटाइड। मगर पॉलीन्यूक्लियोटाइड अगर लेना है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, तो इसका मतलब इस तरह के कई स्ट्रक्चर। तो फिर आप लिंकेज लिख सकते हैं। ये इस तरह से, ये चेन नीचे कंटिन्यू होगी, ये ऊपर होगी, ये इधर कंटिन्यू होगी, ये ऑक्सीजन इधर कंटिन्यू होगा। अब फिर से ये ऑक्सीजन किसे लिंक होगा? शुगर इधर। ये ऑक्सीजन फिर से किसको लिंक होगा? ये ऑक्सीजन फिर से यहां पर कौन है? शुगर। फिर से शुगर को PO4, वो आगे तक बढ़ती है। फिर ये भी किसको अटैच होगा? इधर। ये भी शुगर को अटैच, ये भी किसको अटैच? शुगर को। मतलब सीधी भी चैन बन रही है, ऊपर भी बन रही है, नीचे भी बन रही है, क्योंकि ये पॉलीमर जैसा बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। अब अगर आपने इस तरह से बताया कि ये शुगर फिर से इधर किसे लिंक होगा? PO4,
और PO4 का ये ऑक्सीजन फिर से इधर किसे लिंक होगा, शुगर। तो ये एक मोनोमर होगा, ये होगा मोनोमर। मगर ऐसे कई मोनोमर एक साथ अगर जुड़े होंगे, शुगर से पहले PO4 फॉस्फेट ग्रुप, फिर शुगर, फिर फॉस्फेट ग्रुप, फिर शुगर को ऊपर नाइट्रोजनस बेस, फिर शुगर को इधर फॉस्फेट ग्रुप, फिर फॉस्फेट ग्रुप को शुगर, फिर इस तरह से एक बड़ा स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो जब यहां पर बाय एन लिखेंगे तो अब ये होगा, इसका मीनिंग ऐसा होगा कि ये तो इतना पार्ट न्यूक्लियोटाइड था, मगर ऐसे कई न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे को अटैच है, कई मीनिंग, इसलिए कितने नंबर, बाय एन। तो अब ये हो गया पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मीनिंग पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड क्या है, तीनों का कंपोजिशन, शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप, तीनों से बनेगा न्यूक्लियोटाइड। ऐसे कई न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे को लिंक हो गए, तब जाकर बनेगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और इसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बनेंगे न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर, मतलब DNA और RNA का स्ट्रक्चर। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टॉपिक केमिकल कंपोजिशन ऑफ DNA एंड RNA। मतलब जब केमिकल कंपोजिशन समझेगा DNA और RNA का, किस तरह से शुगर होती है, पेंटो शुगर कौन सी, राइबो शुगर का कैसा स्ट्रक्चर है, वो कैसी लिंक होती है, मतलब ये तो हमने एक ओवरऑल बताया, पर ये शुगर में कई किस तरह से लिंकेज होती है नाइट्रोजनस बेस के साथ, फिर ये ऑक्सीजन कैसा, और भी शुगर के कौन से कार्बन को अटैच होता है। तो मतलब आपको DNA और RNA का स्ट्रक्चर अगर समझना है तो आपको सबसे पहले DNA और RNA का केमिकल कंपोजिशन समझना होगा। मतलब केमिकल कंपोजिशन ऑफ DNA RNA समझेंगे तब जाकर समझेगा स्ट्रक्चर ऑफ DNA और RNA। तो नेक्स्ट वीडियो में वही देखेंगे, केमिकल कंपोजिशन ऑफ DNA एंड RNA। ये जो तीन चीजें बताई, शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप, तो ये किस तरह से होते हैं और फिर ये किस तरह से पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं आगे, एक फिर और DNA का और RNA का कैसा एक्चुअल स्ट्रक्चर बनता है। तो ये होगा आने वाला नेक्स्ट वीडियो। तब तक आज का वीडियो अच्छी तरह से देखते रहिए, उसी तरह से लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।